हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर सोलंकी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज है 11 अगस्त। आज की करंट अफेयर और गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली न्यूज़ यहाँ पर है, तलवार ने केन्याई सूजा के साथ किया अभ्यास। तो भारतीय नौसेना के जहाज तलवार ने कटलेस एक्सप्रेस 2021 अभ्यास के समापन पर केन्या नौसेना के जहाज सूजा के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में हिस्सा लिया। दूसरी ओर भारत व सऊदी भी अपना पहला नौसैनिक अभ्यास करने को तैयार हैं। INS कोच सऊदी अरब में जुबैल बंदरगाह पर पहुंच गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तलवार क्या है। यहाँ पर भारतीय नौसेना में तलवार क्या चीज़ है, तो ये आपको बताना है, ये जहाज है। और कटलेस एक्सप्रेस 2021 अभ्यास किसके साथ हुआ है, तो केन्या नौसेना के साथ हुआ है और केन्या के जहाज का नाम सूजा है। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, विनेश सोनम पर प्रतिबंध लग गया है। टोक्यो में अनुशासन तोड़ने पर कुश्ती संघ ने कार्रवाई की है। नई दिल्ली, विनेश फोगाट और सोनम मलिक पर भारतीय कुश्ती संघ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों को नोटिस जारी कर 16 अगस्त तक जवाब देने को कहा है। इनका जवाब संघ की कमेटी के आगे रखा जाएगा। जब तक कमेटी का फैसला नहीं आता है तब तक दोनों खेलने पर रोक रहेगी। संघ के सहायक सचिव विनोद तोमर का कहना है कि पहले विनेश ने टोक्यो में भारतीय पहलवानों के साथ प्रैक्टिस करने से इनकार कर दिया, फिर बाउट के दौरान IOA की आधिकारिक किट न पहनकर अपनी ही किट पहनी। सोनम ने टोक्यो जाने के लिए अपना पासपोर्ट संघ के ऑफिस से खुद नहीं, साई कर्मियों से मंगवाया। इसे भी संघ ने अनुशासनहीनता माना है। कोच की पत्नी संघ तैयारी। संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह का कहना है कि विनेश हंगरी के कोच बालर एकोस की 62 किलो में खेलने वाली पहलवान पत्नी के साथ ट्रेनिंग कर रही थी। उन्हें अगर अच्छे पार्टनर तैयारी के लिए मिले होते तो परिणाम कुछ और होता। इसके लिए उन्होंने विनेश के निजी प्रायोजकों को जिम्मेदार ठहराया। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। दुनिया के दिग्गज फुटबॉलर लियोनल और नेमार 4 साल बाद फिर एक साथ खेलते दिखेंगे। मेसी ने पेरिस सेंट जर्मेन से किया 2 साल का करार। दुनिया के दिग्गज फुटबॉलर लियोनल मेसी ने मंगलवार को पेरिस सेंट जर्मेन का दामन थाम लिया है। PSG का करीब 21 साल बाद बार्सिलोना में बिताने के बाद 34 वर्षीय मेसी पेरिस पहुंचे। PSG ने मेसी के साथ 2 साल का करार किया। इसे आगे बढ़ाने का विकल्प भी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उन्हें हर साल करीब 258 करोड़ रुपए 25 मिलियन पाउंड मिलेंगे। इसके अलावा बोनस भी मिलेगा। इस करार में PSG के कोच मॉरिसियो पोचेटिनो ने अहम भूमिका निभाई है। अब एक बार फिर अर्जेंटीना के मेसी और ब्राज़ील के नेमार एक साथ खेलते दिखेंगे। फ्रांस के युवा स्ट्राइकर काइलियान म्बाप्पे भी PSG में ही हैं। ऐसे में क्लब को इस तिकड़ी से काफ़ी उम्मीदें होंगी। मेसी ने रविवार को ही बार्सिलोना से विदा ली थी। करीब 258 करोड़ रुपए मिलेंगे अर्जेंटीना स्टार लियोनल को हर साल। 17 साल बाद मेसी के बिना खेली जाएगी ला लीगा। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा का इस सप्ताहांत जब नया सत्र शुरू होगा तो पिछले 17 वर्षों में पहली बार मेसी इसका हिस्सा नहीं होंगे। मेसी ला लीगा में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। वर्ष 2004 के बाद बार्सिलोना की टीम पहली बार मेसी के बिना खेलेगी। मेसी के पदार्पण करने से पहले दशक में बार्सिलोना की टीम सिर्फ 2 बार लीग खिताब जीत पाई है। अगले 17 सत्र में बार्सिलोना की टीम 10 बार चैंपियन बनी। इस दौरान मेसी ने रिकॉर्ड 8 बार लीग में सर्वाधिक गोल करने का कारनामा किया। उन्होंने लीग के 520 मैचों में 474 गोल दागे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। मनरेगा सेवायोजन पोर्टल से संविदा कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया निरस्त हो गई है। अब लिखित परीक्षा और साक्षात्कार से होगी भर्ती। अभ्यर्थियों के विरोध के बाद अपर मुख्य सचिव ने दिए आदेश। शासन ने मनरेगा में सेवायोजन पोर्टल से 1278 संविदा कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है। अब भर्ती लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर की जाएगी। अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास मनोज कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर आयुक्त से जवाब मांगा है। ग्राम विकास विभाग ने भर्ती के लिए सेवायोजन पोर्टल पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर सोमवार से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कराई थी, लेकिन पोर्टल का पूरे दिन सर्वर नहीं चलने से आवेदन ही नहीं हो सके। वहीं अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी के आवेदन आवश्यक संख्या में अपलोड भी हो गए। इसके विरोध में अभ्यर्थियों ने शासन के उच्च अधिकारियों से शिकायत की थी। मनरेगा में भर्ती का आवेदन शुरू पहले दिन सर्वर ने दिया धोखा, शीर्षक से खबर प्रकाशित कर इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास मनोज कुमार ने खबर का संज्ञान लेकर भर्ती कार्रवाई निरस्त करने का आदेश दिया है। अपर मुख्य सचिव ने स्वीकार किया है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर होने वाली भर्ती औचित्यपूर्ण नहीं है। उन्होंने माना कि सेवायोजन पोर्टल पर 3 गुना आवेदन प्राप्त होते ही पोर्टल बंद होना भी न्यायोचित नहीं है। यह प्रक्रिया सभी को समान अवसर प्रदान नहीं करती है और नैसर्गिक न्याय के विपरीत है।
ऐसे में पूरी भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर नए सिरे से चयन कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया गया है। अब संविदा कर्मियों की भर्ती लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर होगी। इसके लिए हर जिले में रिक्त पदों का विज्ञापन जारी किया जाएगा। उन्होंने ग्राम विकास आयुक्त को इसके लिए नई एजेंसी का चयन कर कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, आंगनबाड़ी की भर्ती प्रक्रिया 15 सितंबर तक पूरी करने के निर्देश। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी की भर्ती प्रक्रिया 15 सितंबर तक पूरी करने के आदेश दे दिए हैं। लखनऊ से ये न्यूज है। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में 53,000 पदों पर चल रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायकों के भर्ती में हो रही देरी पर शासन ने सख्ती दिखाई है। जिन जिलों में भर्ती विज्ञापन जारी हो चुके हैं उनमें 31 अगस्त तक और जिन जिलों में विज्ञापन जारी नहीं हुए हैं वहां 15 सितंबर तक भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में प्रमुख सचिव बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग बी हेकाली झिमोमी ने मंगलवार को सभी डीएम को निर्देश दिए हैं। अब तक मात्र 42 जिलों में ही भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हो पाए हैं। शेष 33 जिलों में विज्ञापन तक जारी नहीं हुए हैं। जिन जिलों ने विज्ञापन नहीं जारी किया है उनमें अलीगढ़, अमरोहा, औरैया, बहराइच, बरेली, बस्ती, भदोई, बैररामपुर, देवरिया, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, गौतम बुद्ध नगर, गोरखपुर, हरदोई, जालौन, कानपुर देहात, कासगंज, कौशाम्बी, लखीमपुर, महराजगंज, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, संत कबीर नगर, शाहजहाँपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, उन्नाव और बुलंदशहर जिले शामिल हैं। तो दोस्तों इनका भी विज्ञापन जल्द ही जारी किया जाएगा, क्योंकि 15 सितंबर तक जिन जिलों में विज्ञापन नहीं हुए हैं उनकी भी भर्ती प्रक्रिया आंगनबाड़ी में पूरी होनी है। तो जल्द ही आपको विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर देख लेते हैं। दक्षिण चीन सागर विवाद को लेकर यूएन में भिड़े अमेरिका और चीन। समुद्री सुरक्षा पर मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान दक्षिण चीन सागर में चीनी कार्रवाई को लेकर अमेरिका चीन के बीच तीखी बहस हुई। बैठक में फारस की खाड़ी में जहाज़ों पर हमले, गिनी की खाड़ी में समुद्री लूट और भूमध्य सागर तथा अटलांटिक सागर में मानव तस्करी का भी प्रमुखता से जिक्र किया गया। बता दें कि इस माह भारत यूएनएससी की अध्यक्षता कर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय खुली परिचर्चा की अध्यक्षता की थी। इस बैठक में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेतावनी दी है कि विश्व के महासागर और समुद्र जो सभी देशों और लोगों की साझा धरोहर हैं, कई खतरों का सामना कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने 5 साल पहले एक न्यायाधिकरण के फैसले में चीन के दावों को खारिज किए जाने के बावजूद दक्षिण चीन सागर के हिस्सों पर उसकी बढ़ती आक्रामकता पर चेतावनी दी है। इसके बाद चीन के उप राजदूत दाई बिंग ने बैठक में अमेरिका पर पलटवार करते हुए दक्षिण चीन सागर में शांति एवं स्थिरता के लिए उसके सबसे बड़ा खतरा बनने का आरोप लगाया है। उन्होंने फिलीपीन के पक्ष में दिए गए न्यायाधिकरण के फैसले को अवैध और गैर बाध्यकारी बताया। अमेरिकी दलील पर चीन बौखलाया। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर में हमने समुद्र में जहाज़ों के बीच खतरनाक मुठभेड़ और गैरकानूनी समुद्री दावों को लेकर उकसाने वाली कार्रवाई देखी है। इस पर चीनी उप राजदूत दाई बिंग ने बौखलाकर कहा, दक्षिण चीन सागर में स्थिति स्थिर है। दाई ने यह भी कहा कि समुद्री सुरक्षा पर अमेरिका को बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वह समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र समझौते का पक्षकार नहीं है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर देख लेते हैं। पहली बार मोबाइल ऐप से होगी पेपरलेस जनगणना। 3 तरह के बनेंगे डिजिटल रजिस्टर। घर घर जाकर सॉफ्टवेयर में फीड होगी सदस्यों का ब्यौरा। पहली बार मोबाइल ऐप और लैपटॉप की मदद से जिले में पेपरलेस जनगणना होगी। गिनती करने वाले घर घर जाकर जानकारियां जुटाएंगे, जिन्हें सॉफ्टवेयर में दर्ज किया जाएगा। जनगणना के साथ ही उसका पूरा ब्यौरा ऑनलाइन हो जाएगा। मंगलवार को प्रदेश के जनगणना निदेशक डॉक्टर अभिषेक जैन ने प्रशासन को तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी एवं प्रदेश के निदेशक डॉक्टर अभिषेक जैन ने मंगलवार को सर्किट हाउस में जनगणना, मृत्यु एवं जन पंजीकरण कार्यों की प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा की। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, बिना राशन कार्ड के भी मिलेगा गैस कनेक्शन। महिलाओं को धुएं और दुष्प्रभावों से बचाने और प्रदूषण स्तर में कमी लाने के मकसद से केंद्र की 2016 में शुरू की गई उज्ज्वला योजना का दूसरा चरण सोमवार को लॉन्च कर दिया गया। इसमें बिना राशन कार्ड या निवास प्रमाण पत्र के भी मुफ्त एलपीजी कनेक्शन की सुविधा मिलेगी। उज्ज्वला योजना कब शुरू हुई थी? ये 2016 में शुरू हुई थी और उज्ज्वला 2.0 ये 2021 में शुरू हुई है। कब शुरू हुई है? 10 अगस्त 2021 को। यहाँ पर देख लीजिए फैक्ट दिए हैं। 2016 में शुरू हुई थी। 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया से की थी उज्ज्वला योजना की शुरुआत। 5 करोड़ गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था
और ये जो अभी शुरू हुई है ये महोबा से शुरू हुई है, उत्तर प्रदेश के महोबा बुंदेलखंड से ये शुरू हुई है उज्ज्वला 2.0। केवाईसी को हल्फनामा नहीं, दूसरे चरण में केवाईसी के लिए नोटरी या हल्फनामे की जरूरत नहीं है। राशन कार्ड या निवास प्रमाण पत्र न होने पर आवेदक को घोषणा पत्र मान्य होगा। आधार कार्ड सहित अन्य पहचान पत्र के आधार पर कनेक्शन ले सकेंगे। इन दस्तावेजों की जरूरत असम मेघालय को छोड़ बाकी राज्यों के लिए ई केवाईसी जरूरी। पहचान पते की पुष्टि के लिए लाभार्थी या वयस्क सदस्यों के आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और IFSC कोड, पासपोर्ट आकार की तस्वीर, ये डॉक्यूमेंट आपको जरूरी है। दूसरी जगह का पता हो तो क्या करें? अगर आपके पास दूसरी जगह का पता है तो वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक स्टेटमेंट, राशन कार्ड, 3 माह का बिजली बिल, टेलीफोन या पानी का बिल, फ्लैट अलॉटमेंट, पजेशन पत्र, बीमा पॉलिसी, लीज एग्रीमेंट मान्य होंगे। ये डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं अगर आपका पता दूसरी जगह का है आधार कार्ड में तो। आवेदन की प्रक्रिया देख लेते हैं। अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर वेबसाइट ओपन करनी है आपको www.pmui.gov.in/ujjwala2.html को ओपन करना है। आपको 3 गैस कंपनियों के LPG कनेक्शन के लिए आवेदन करने का विकल्प मिलेगा। इंडेन, HP और भारत गैस में से आप मनचाही कंपनी के सामने दिए विकल्प पर अप्लाई कर क्लिक कर सकते हैं। आपके पास जो भी गैस एजेंसी है आपके क्षेत्र में तो उस पर वो आप अप्लाई कर सकते हैं। वेब पेज खुल जाएगा, उस पर वांछित जानकारी भरें। जरूरी दस्तावेज भी आपको अपलोड करने होंगे। ई केवाईसी भरने के बाद सभी मूल दस्तावेज लेकर जो आपने सिलेक्ट किया है, जिसके लिए अप्लाई किया है, इंडेन, HP और भारत गैस, तो उस एजेंसी पर जाकर वहाँ आपको डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करना है और अपने दस्तावेज जमा करने हैं। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर देख लेते हैं। मुहर्रम के चलते PET अब 24 अगस्त को होगा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की समूह गा के पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा अब 24 अगस्त को होगी। पहले परीक्षा 20 अगस्त को होनी थी, लेकिन मुहर्रम के चलते इसे टालना पड़ा है। 2 स्तरीय परीक्षा प्रणाली के तहत यह परीक्षा 2 पालियों में होगी। और इसके लिए कितने आवेदन हुए हैं? इसके लिए 20 लाख से अधिक आवेदन हो चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। 1 अक्टूबर से ATM में पैसे नहीं तो बैंकों पर जुर्माना। ATM में कैश नहीं होने से उपभोक्ताओं को होने वाली मुसीबतों पर संज्ञान लेते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अक्टूबर से बैंकों पर जुर्माना लगाने की घोषणा कर दी है। जिस भी बैंक के ATM पर पूरे महीने में 10 घंटे से अधिक समय तक आउट ऑफ कैश का संदेश रहेगा, उस पर प्रति ATM 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। RBI ने एक नियमित समीक्षा में पाया कि बहुत से ATM में लंबे समय तक कैश नहीं होने से कार्ड धारकों को बहुत असुविधा होती है। लोगों तक मुद्रा पहुंचाना बैंकों की जिम्मेदारी है। अगर इससे लापरवाही होगी तो उचित कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर देख लेते हैं। पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा में फिर बदलाव। पॉलिटेक्निक संस्थानों में दाखिले के लिए होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम में फिर बदलाव किया गया है। अब यह परीक्षा निर्धारित तिथि से पहले कराई जाएगी। पहले 9 से 14 सितंबर तक होनी थी, लेकिन अब इसे 31 अगस्त से 4 सितंबर तक कराने का फैसला किया गया है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद ने परीक्षा कार्यक्रम वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। प्रभावी सचिव रामरतन ने बताया कि परीक्षा में बदलाव शैक्षणिक सत्र नियमित करने के लिए किया गया है। इस बार प्रवेश परीक्षा 3 पालियों में होगी। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। क्षेत्रवार विश्व धरोहर के आंकड़े दिए हैं। दुनिया भर के 167 देशों में 1136 ऐसे ऐतिहासिक स्थल हैं जो विश्व धरोहर की सूची में शामिल हैं। इनमें ज़्यादातर यूरोप और उत्तरी अमेरिका के हैं। एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र में 274 हैं। यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका में 537 विश्व धरोहर स्थल हैं। लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियन क्षेत्रों में 142 विश्व धरोहर स्थल हैं। अफ्रीका में 96 हैं और अरब स्टेट जो हैं उनमें 87 हैं। तो यहाँ पर यूरोप और उत्तरी अमेरिका में सबसे अधिक विश्व धरोहर स्थल हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। विश्व में घटे हमारे यहाँ बढ़े। देश में 674 शेर। अफ्रीका में 70 साल में 5 गुना कमी आई। भारत में 50 साल में 4 गुना बढ़े। विश्व शेर दिवस पर ये आंकड़े जारी किए गए हैं। विश्व शेर दिवस कल मनाया गया था 10 अगस्त को। देश में एशियाई शेर की संख्या करीब 674 हो गई है। वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व शेर दिवस पर यह जानकारी दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद व PM नरेंद्र मोदी ने भी शेरों के संरक्षण के लिए काम कर रहे लोगों को शुभकामनाएं देते हुए उनके योगदान को सराहा है। गूंजती रही शेरों की दहाड़। विश्व शेर दिवस इस शानदार के बारे में जागरूकता बढ़ाने और संरक्षण के प्रयासों को बल देने के लिए मनाया जाता है। राष्ट्रपति कोविंद गुजरात के गिर वन में अपने भ्रमण को याद करते हुए कामना की शेरों की दहाड़ जंगलों में गूंजती रहे। पर्यावरण मंत्री यादव ने उम्मीद जताई कि भारत में शेर इसी प्रकार अपने खोए हुए जंगलों में वापस राज्य कायम करते रहेंगे।
अफ्रीका में शेरों की संख्या करीब 20,000 है। शिकार व जंगल खत्म किए जाने से पिछले 2 दशक में वैश्विक स्तर पर आबादी 40% घटी है। इसके उलट इसी दौरान भारत में आबादी बढ़ी है। भारत में 1974 में 180 शेर बचे थे। 2010 तक संख्या 400 व आज 674 हो गई है। कितनी हो गई है? 674। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर सपोर्ट।